बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, सियालकोट के हल्का PPP 52 समरियाल में आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन के अगर हम नताइज देखें तो इन नताइज से मुल्क की आइंदा सियासत के बारे में बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। आज प्रोग्राम में इस पर भी डिस्कशन करेंगे, ख़ास तौर पे इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या बानी PTI इमरान खान की तरफ से जो एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है, क्या ये तहरीक वो कामयाब कर पाएंगे? क्या अली ज़फ़र को जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो अच्छी तरह से इसको निभा लेंगे? इस पे बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पे बात होगी और इसके अलावा इस पे भी बात होगी कि पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो वफ्द अमेरिका चला गया है और बरतानिया भी जा रहा है दूसरा वफ्द, तो क्या इससे पाकिस्तान जो है वो अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह से पूरी दुनिया के सामने किस तरह पेश कर पाएगा? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फिर हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि ज़िलहज का पहला अशरा किस तरह से गुजारना चाहिए और कुर्बानी के मसाइल क्या हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में सियासत पे बातें, और पहले हिस्से में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए ख़ास तौर पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी आमिर इलियास राना। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने आज प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि समरियाल के जो ज़िमनी इलेक्शन आज हुए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस नताइज को अगर हम सामने रखें तो आपको आगे सियासत में क्या नज़र आता है? कुछ फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे इल्जामात की सियासत चलती है। हारने वाले ने कहना धांधली और जीतने वाले ने कहना मैंने ठीक किया। और शेख वकास अकरम ने पहले से ही अनाउंस कर दिया रिजल्ट कि जी कंटेनर लगा के वो बंद कर दिया गया है। पूरी कैंपेन में कोई शिकायत नहीं थी, सारे ठीक ठाक चलते रहे और लोगों ने जाके सर्वे भी किए। पाकिस्तान की इस सियासत में जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें समड़ियाल का इलेक्शन एक ज़िमनी इलेक्शन है, जाहिर है। और मुझे नहीं फर्क पड़ता लगता कि इस तरह का कोई खास फर्क पड़ेगा। हाँ, उस वक्त था जब PTI अपनी गवर्नमेंट में मुसलसल इलेक्शन हार रही थी और एक के अलावा सारे इलेक्शन हार गई थी ज़िमनी जितने भी थे, समेत इमरान खान की सीट के। तो ये आज तो बिल्कुल ही सियासत दूसरे रुख पे जा चुकी हुई है, इंतहाओं पे है, जहां बातचीत हो नहीं रही, मद्दे मुकाबिल हैं एक दूसरे के और इखलाकियात का कोई ताल्लुक ही नहीं रहा सियासत में, पार्लिमान में, कहीं पे भी। अच्छा आमिर भाई, ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ की अचानक मेडिकल चेकअप के लिए जो लंदन रवानगी है, ये वाकई मेडिकल चेकअप है या कोई और भी मसाइल हैं? मेरा नहीं ख्याल कि असल में वो हर दफा नवाज शरीफ जब भी जाते हैं, मसाइल तो ये हमारे मीडिया के जहन में सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे ये था कि वो इंडिया के मामले पे मोदी पे क्यों नहीं बोले, जीत गए, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, मुबारकबाद भी दे दी जीत की खुशी में। जो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बनाया गया उस तकरीब में भी वो आए और जहां मशवरे देने थे वो PM हाउस मीटिंग में भी गए, उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे जंग से पहले। और शहबाज शरीफ ने, मैं तो वहां मौजूद था जब जर्नलिस्टों की मौजूदगी में कहा कि मैं कोई भी काम अपने बड़े भाई के मशवरे के बगैर नहीं करता। तो कोई जरूरी नहीं है कि नवाज शरीफ हर वक्त बोले। मरियम नवाज बोल रही है ना, वो पॉलिटिकल नुमाइंदगी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मिस्टर मोदी कह के पुकारा ना, खड़े होकर उस पे हमारे टैंक पे, जहां आर्मी चीफ भी मौजूद थे। और फिर जो जवाब दिया गया वो तो आपके और हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए ऐसा है कि हम फख्र से सर बुलंद करके फिरते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहां मौजूद हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, दूसरे लोग आते हैं और तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक दफा फिर कर दिखाया 98 के बाद। पहले हमने एटमी धमाके किए और इस दफा हमने इंडिया को जो शिकस्त थी उसने साबित किया कि हमारी कौम हर तरह की मुकाबले के लिए तैयार है। राना साहब, ये फरमाइएगा कि साबिक वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं अपने वफ्द के साथ अब अमेरिका पहुंच चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि वो भारत के जो अज़ाइम हैं उनको वहाँ बेनकाब करने में कामयाब होंगे और अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी प्रॉपर आवाज़ सही तरह पहुँचा पाएंगे? उनकी आवाज में तो मेरा ख्याल है अमरीकी सदर की तरफ से भी आवाज सुनने से पहले आ गया तबसरा। और हमारी जो सिफारतकारी है, हर दफा हमें इसी बात पे चैलेंज होता था। इस दफा हम जंग से पहले पूरी दुनिया ने हमारा साथ दिया। जो प्राइम मिनिस्टर ने काकुल एकेडमी में खड़े होकर कहा था कि गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन करा लें और जिससे चाहें करा लें, उस बुनियाद पे ही तो इंडिया फंसा है कि जब वो 100 डिप्लोमेट्स को बिठा के बात करते हैं तो 6 डिप्लोमेट्स न्यूयॉर्क टाइम्स के उसके कॉरेस्पॉन्डेंट को कहते हैं
कि हमें नहीं समझ आई कि उनके पास क्या सबूत मौजूद है, वो सिर्फ पैटर्न की बात कर रहे थे। फिर जंग में हम जीते हैं, यही अमेरिकी सदर हैं, यही वजीर खारजा हैं जो कहते थे कि आपस में तय कर लें, फिर वो आए रुकवाने के लिए। आज तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बड़ा अच्छा है कि जब बिलावल वहां जा रहे हैं, एक यंग आवाज, और वजीर खारजा वो रह चुके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वो साहबजादे, चीजें उनकी फैमिली में जैसे जैसे कहते हैं ना घुट्टी में पड़ी हुई चीजें हैं, और फिर सब चीजें आज हम जीते हुए गए। हमने तो सिर्फ बताना है कि हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जो हमें सदर ट्रंप की तरफ से बात आई थी कि, और हम कह रहे हैं गैर जानिबदार वेन्यू पे मुकम्मल कंपोजिट डायलॉग करें, जिसमें कश्मीर भी हो, जिसका आखिरी मरहला तिजारत है, जिसके अंदर दहशतगर्दी के इशू पे बात हो, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी पे बात हो। तो ये सारी बातें दुनिया को अपील कर रही हैं, दुनिया बता रही है कि पाकिस्तान का मौकफ ठीक है। तो अब हमारा जो पहला हुकूमती वफद गया है, और जो फिर 9 जून को बरतानिया जाएगा, यही लोग मैटर करते हैं। आज भी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा से बरतानवी वजीर खारजा की बातचीत हुई है, तो लोग हमसे तवक्को करते हैं कि हम जिम्मेदाराना किरदार अदा करें, हम कर रहे हैं। हमें लोग पहले समझा रहे थे कि आपने तैयारे गिरा लिए हैं, आप ना करें, इंडिया ने फिर भी जवाब दिया, तो हमने उनकी तबीयत ऐसी साफ की, घर में घुस के मारा, कि अब उनके फोर्सेस के चीफ्स आके कह रहे हैं कि हाँ नुकसान हुआ है, और हम उस नुकसान को, मतलब वो मुंह से नहीं कह रहे कि तैयारे गिरे हैं, लेकिन वो कहते हैं क्यों गिरे, हम इस वजह पे जा रहे हैं। उनके अंदर क्वेश्चन वहां पैदा हो गया। वो राफेल को पता नहीं दुनिया की सबसे पता नहीं क्या हुआ। तो पाकिस्तान की जो फौज और स्टेट गवर्नमेंट मिल के जो सिनर्जी थी, उसने हमें ये रिजल्ट दिया। हमारी फौजी, तीनों फौजों की जो सिनर्जी बनी, जिन्होंने ये मिल के पूरी जंग जीती और दुश्मन को उठने ही नहीं दिया। मतलब उन्होंने एक हमला तो किया ना मिसाइलों का हमारे बेसिस पे, उसके जवाब में जो कुछ हमने किया, उनके तो तैयारे 400-400 किलोमीटर दूर थे, वो नजदीक ही नहीं लाए, इतने खौफजदा थे कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। तो बेहतरीन होगा हमारे इस जो हमारी खारजा उमूर पे एक 7 रुकनी कमेटी गई है, जिसमें वज़ीर खारजा भी शामिल हैं, जिसमें साबिक सिफारतकार शामिल हैं, अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए दुनिया से अच्छा और पॉजिटिव पैगाम आएगा। बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई, ये बताइएगा कि बजट की आमद है और IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को जो ये कहा गया कि गैर तरजीही अखराजात में कमी की जाए, तो हुकूमत ऐसा कुछ करने में कामयाब हो जाएगी? क्या IMF के मुतालबात मान लिए जाएंगे? देखिए, जब आपने कर्जे लेने हैं तो आप मुतालबात तो उनके मानने पे पहले से ही मजबूर हैं। हाँ, असल बात है तरजीहात क्या है हुकूमत की, उसके ऊपर बात होती है। तो मैं तो सब लोगों से जिनसे मिलता हूं, मैं कहता हूं भाई ये तुम्हें तनख्वाहदार तबके मिला टैक्स लगाने के लिए? ये ताजिर जो इस मुल्क में बैठे हैं, ये आपको और मुझे पता है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, गुजरांवाला, पेशावर, मुल्तान, जहां मर्जी चले जाएं, करोड़ों रुपए का डेली बिजनेस होता है, टके का टैक्स नहीं देते। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट को, जहां शहबाज शरीफ ने कहा ना पहले भी कई दफा कि हमने रियासत बचाई और सियासत खोई, भाई सियासत खो दें, इन ताजरों से टैक्स लें, ये मुल्क और सियासत रियासत सब बच जाएंगी। यही वो सबसे बड़ा ऐसा तबका है जो 1 टके का टैक्स नहीं देता, और इसको हर दौर की अपोजिशन में, जिसमें तमाम सियासी जमातें आ गई, वो इन्हें सपोर्ट करते हैं और ये अकड़े रहते हैं और टैक्स नहीं देते। सबसे बड़ा टैक्स चोर जो है वो हमारा ताजिर तबका है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। इसके ऊपर होना चाहिए। ये तनख्वाहदार तबके की जान छोड़ें और वहां जाएं जहां से टैक्स लेना है, और ताजिरों के ऊपर फिक्स टैक्स पहली दफा में लगा के उसकी वसूली को यकीनी बनाएं। आप वोट छोड़ के होते रहे, लेकिन इस पाकिस्तान को तो चलाना है ना। जब आपको पैसे ही नहीं होंगे तो चलाएंगे कैसे? अभी दिफाई अखराजात भी हमारे बढ़ने, और हमारे अखराजात को जस्टिफाई किया दिफा के जो हमने किए, और हमने जो जंग जीती। मेरे ख्याल में IMF अगर कुछ कर रहा है, कोई हमें बड़ा बुरा लगता है महंगाई की वजह से, लेकिन कब तक मांगते फिरने पे चलेंगे? देखें, अब आपको ना वो कर्जों की भी सहूलत नहीं है, आपको ग्रांट्स भी नहीं है। या तो आप इंडस्ट्री की ग्रोथ लाएंगे जो IMF के प्रोग्राम से निकलने की सूरत में तब होगी जब आप ग्रोथ एक सर्टन एरिया पे ले जाएंगे, फिर ही जाके कुछ आप करेंगे। या आपके पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं रिमिटेंसेज भेजते हैं, हमारे पास 2 ही तो रह गए हैं। ये कर्जे तो हमारा आजकल का दिन टपाऊ प्रोग्राम है, जो लोगों ने हमारे पास, हमारे दोस्त ममालिक ने हमें कर्जे दिए हुए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये फैसला बड़ा बोल्ड करना चाहिए कि जो तबका टैक्स नहीं देता सबसे पहले उनसे लें। अच्छा आमिर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो PTI की तरफ से ये बड़ा कुछ लोग ये शोर मचा रहे हैं कि इससे पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, लेकिन अब हुकूमती ज़राए और इवन नैब की तरफ से भी इसकी तरदीद है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप बतौर एक सियासी मुबस्सिर के क्या समझते हैं कि क्या ईद से पहले या ईद के बाद भी आपको इमरान खान साहब की रिहाई कहीं नज़र आती है? पहली बात तो यह है कि उनकी रिहाई जिस भी तरीके से होनी है वो अदालतों से ही होनी है। उसका रास्ता उन्होंने चुना है। मैंने परसों ट्वीट किया था
कि इमरान खान साहब ने जो फील्ड मार्शल के लिए जुबान यूज की है, जो कुछ वो कह रहे हैं, अब उनके जो सजा मुअत्तल होगी वो मुझे तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही। वो जहां हैं वहीं पे मुझे नजर आ रहे हैं, इसलिए कि ये मुझे और आपको, इमरान साहब, नहीं पता सियासत किस चीज को कहते हैं, रियासत किस चीज को कहते हैं। यहाँ पे कुछ लो और दो की बुनियाद पे होता है। आप एक दिन कहते हैं कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, अगले दिन आप कहते हैं के साथ 3 मिनट के लिए भी खामोश नहीं होगा, तो फिर आप किस चीज से तवक्को करते हैं? आप तो ये सारी स्टेट को यूज करके अपने मुखालिफिन को अंदर डलवाते रहे। आप तो अमेरिका में जाके डायस्पोरा से, पाकिस्तानी डायस्पोरा को, बजाय इसके कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ उन्हें रागिब करते हैं, आप कहते हैं मैं जाके नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा। तो आपको तो हकायक का पता ही है। मैं और आप किसी चीज से, उससे तो नहीं है ना कि हमारी चीज से चीजें छुपी हुई हैं। तो फिर ज्यादा कम कहे को ज्यादा समझे कि इमरान खान साहब की फिलहाल तो कोई सिचुएशन नहीं है बाहर आने की। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये जो एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई इस पोजीशन में है कि कोई कामयाब तहरीक चला सके? आपने कोई इमरान खान के दूसरा जो पार्ट ट्वीट आया था कि ओहदेदारान जो बोझ नहीं उठा सकते सख्ती का, वो ओहदे से अलग हो जाए, लेके नहीं चले। तो बल्कि सेक्रेटरी इतलात हमारे दोस्त हैं उनके, शेख वकास अकरम साहब, उनको इमरान खान साहब के मैसेजेस की बुनियाद पे इस्लामाबाद के पी हाउस में आके बैठना पड़ा कि इस्लामाबाद आके बैठ के बात करो वरना बदल दो। तो आप ये समझते हैं, मैं तो आपसे भी सवाल कर लूंगा कि आप समझते हैं कि इन लोगों ने कोई ऐसी तैयारी कर ली है, या इमरान खान ने जो कहा है और बैरिस्टर अली जफर के जिम्मे लग गया अब कि वो एहतजाज का प्लान उनको जेल में देंगे और जेल से वो क्यादत करेंगे इस तहरीक की? तो जेल से तो जब चाहे फिर वो उनकी मुलाकातें बंद भी हो जाती हैं, और वो क्या कहेंगे और किसको कहेंगे? वो लोग जो सारे तरीके चला चला के थक चुके, जिनके वर्कर्स, जिनके इलाके के लोग आके यहाँ पे मुकदमात में फंसे, उनकी जमानतें हो गई, उनका आना जाना, उनके अखराजात मुश्किल हो चुके हुए हैं, कि फिर वो अपीलों पे आ गए हैं कि जनाब वो इकट्ठे केस करें, या 6 महीने बाद, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि 4 महीने के अंदर आपने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने फैसले करने हैं 9 मई के, और वो होने शुरू हो गए। इस्लामाबाद में आ गया, बाकी अपने मंतक इंजाम की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में कौन आएगा? मैं नहीं समझता कि इनके लोग तहरीक के लिए लोगों को निकाल सकने के लिए भी आगे आएंगे। सर बात यह है कि आपने जो मुझसे सवाल किया था, तो देखें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की इल्मी काबिलियत पे, उनके एक अच्छे इंसान होने के, उनके एक अच्छे वकील होने पे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये तहरीक चलान की गल उन्होंने तक आ गई है तो फिर ना ही समझो। बस फिर तुसी खुद ही जवाब देता है तो समझ आ गई। पहले सलमान अकरम राजा साहब उत्थे लाहौर चलाते रहे ने तहरीक गड्डी च बह के अपनी, और ये वही बात थी सलमान अकरम राजा साहब की कि रस्ते बंद है। वो जिस तरह एक वो यंग लड़के ने कहा था, जब पुलिस पकड़ेगी तो इनकलाब कैसे आएगा, तो इस तरह तो नहीं आता इनकलाब। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात पाकिस्तान के पहले से बेहतर हो रहे हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा भी 3 रोज़ा दौरे पे आ रहे हैं, अमीर मुत्तकी साहब, तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो है वाकई आपको कोई बेहतर तब्दीली नज़र आ रही है? ये एक बड़ी पॉजिटिव चेंज है, मैं समझता हूँ। आप इसको लेके चले, नवंबर में जब पिक्तिया के सूबे में हमने उनके 3 जगहों पे ड्रोन लगाए, 18 घंटे हमने वेट किया, और उनके जो टीटीपी के ठिकाने थे 3, उनकी जो शूरत बैठती थी जहाँ पे खुदकुश बमबार मौजूद थे, हमने सब उड़ाए। उसके बाद वो कंधार की तरफ शिफ्ट हुए। उसके बाद हम क्लियर थे कि अब हमने जाके मारना है इनको, बिल्कुल नहीं छोड़ना। तालिबान को मैसेज दिया, वो नाराज हुए। फिर दोबारा रिप्रोचमा हुआ, वजीर खारजा हमारे इसहाक डार साहब वहां तशरीफ ले गए, फिर मोहम्मद सादिक साहब गए, और फिर चीनी नुमाइंदा खसूसी भी आए, और फिर ये जंग हुई। इस जंग ने वो जीत दी जो पाकिस्तान की जरूरत थी। उसके बाद अफगान तालिबान को भी बात समझ आ गई कि जब हम उनसे लड़ सकते हैं तो ये कोई इशू नहीं है कि हमने बहुत मोहब्बत कर ली अफगान गवर्नमेंट तालिबान की अबूरी हुकूमत से कि भाई हमें तंग ना कराएं। तो अब उनका बाज़ाब्ता मैसेज चला गया है कि कोई भी यहाँ अफगानिस्तान में मौजूद किसी और जगह पे जाके दहशतगर्दी नहीं कर सकता। फिर चाइना में हमारी सैफरी की वजीर खारजा की मीटिंग भी हो गई, तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आ गई तालिबान को भी। वहां पे इंडिया ने कोशिश की इस जंग के बाद, मार खाने के बाद, कि वहां से कोई रास्ता बनाए। हमने चाइना के साथ मिलकर ये काम किया। मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा रास्ता बन रहा है अफगानिस्तान के साथ कि वो टीटीपी को रोकें। लेकिन हमने तो जंग के बीच में भी उनके 60-70 लोगों को जो इकट्ठे ख्वारजी निकले थे और मार के उनकी वीडियोस तस्वीरें दिखाई कि उनमें कितने लोग रियल अफगान थे और कितने लोग इधर से गए हुए जो टीटीपी के कन्वर्टेड थे। तो अफगान तालिबान को भी समझ आ गई कि गेम खत्म हो रही है और खराब हो रही है। अब एक अच्छा है कि मंडे से, कल से यानी, दोनों तरफ अफगान सफीर हो जाएगा, पाकिस्तान का सफीर हो जाएगा नाज़िमुल उमूर की जगह पे। तो बातचीत रास्ता है और बेहतरीन रास्ता है। मेरे ख्याल में ये अच्छी शुरुआत है।
बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना। बातचीत रास्ता है और यही अच्छा रास्ता है, ये कहना है आमिर इलियास राना साहब का। नाज़रीन, अब वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाक भारत कशीदगी और इसराइल फ़लस्तीन जंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के हवाले से बहुत सारे खदशात जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और चीन की तरफ से HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेटजिकल गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। ये सारे मामला क्या हैं, इनसे क्या फ़ायदा होगा, इस पे बात करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमने दावत दी है प्रोग्राम में दिफाई तज़कियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब को। थैंक यू वेरी मच वकार साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि HQ-19 मिसाइल जो है डिफेंस सिस्टम, इसको सर गेम चेंजर कहा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से कि क्या वाकई ही ये मुख्तलिफ है पहले सिस्टम से? आई थिंक 3-4 चीजें जो सामने आई हैं जो बाय एंड लार्ज पब्लिक डोमेन में इतना पता नहीं था लोगों को, और शायद भारत डिसीव भी हुआ इस लिहाज से कि पाकिस्तान की कितनी तैयारी थी। एयर डिफेंस जो पाकिस्तान का है, मेनली पाकिस्तान एयरफोर्स रन करती है, चाहे वो हवाई जहाज हो या लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम हो। उसके अलावा फिर आपके ऑपरेशनल सिस्टम है जो आर्मी के पास है, नेवी के। तो उस लिहाज से बड़ा आपने देखा कि बेसिकली वी कॉल इट मोज़ैक वॉरफेयर। इस पर थोड़ी सी बात भी होनी चाहिए कि ये एक नया वॉरफेयर है, बड़ा हाई टेक है, जो मेरे ख्याल में नेटो किसी हद तक रशियन, चाइना और फिर आप कहने पाकिस्तान, आप कहने इसमें एक भारत नजर आई है और हमने प्रैक्टिकली डिस्प्ले किया। नेटो का तो अभी किसी बड़ी पावर के साथ उस तरह मुकाबला नहीं हुआ, सिवाय रशिया के साथ इनडायरेक्ट लड़ाई, लेकिन 1 to 1 आई थिंक जो देखा जाए बड़ी पावर को आपने ना सिर्फ उसके जब बड़ा थोड़ा बल्कि पूरी दुनिया में अपना जो वर्जन है, बेसिकली आप कह लें कि दिस इज हाई मैट सिस्टम, जो हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसकी रेंजेस पे भी काफी डिफरेंट फिगर्स है कि इसकी इंप्रूव वर्जन जो है आई थिंक वो 200 से 300 किलोमीटर तक हिट कर सकती है इनसाइड एनिमी टेरिटरी और टू अ सर्टेन एलिवेशन। और इससे आपने देखा कि जो भारत के जहाज गिरे, इसमें कहा जा रहा है कि एक जो किल थी ने किया, डिस्पाइट के भारत को 400 की बैटरियां एक आदमपुर में और एक आप कह लें भुज में वो न्यूट्रलाइज हो गई थी, आप कह लें कॉम्बेटली इनफेक्टिव हो गए थे और उनका पार्शियल डिस्ट्रक्शन भी हुआ जिससे वो ब्लाइंड हो गए थे। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इसके अलावा भी जो आई थिंक नई चीज आ रही है, क्योंकि आपने देखा मिसाइल वॉरफेयर भी हुआ है दोनों साइड पे, वो शायद अभी DF सिस्टम भी आ जाए पाकिस्तान के पास, जो हाइपरसोनिक है रियल सेंस में, DF-17, और फिर J-35 की बात हो रही है, और फिर एयर डिफेंस में अभी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आप स्वीप के साथ, इसमें मिसाइल फायर बट स्ट्रॉन्ग माइक्रोवेव के जरिए चाहे वो ड्रोन हो, जहाज हो, फिर वो बिल्कुल जला के राख कर देते। तो आई थिंक वी आर नाउ मूविंग इनटू नेक्स्ट जनरेशन, जो कह रहे हैं 5th और 6th जनरेशन वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं। और खुशहाल चीज ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़ा एलेबोरेटली इसको किया। और अगर आप वेस्टर्न कमेंटेटर्स देखते हैं, भारत में एक सरासिंगी है, अभी तो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी फाइनली एक्नॉलेज कर लिया ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू में कि जी हमारे जहाज गिरे, डिस्पाइट के उसने नंबर्स नहीं बताए। और अभी कुछ खबरें ये भी है कि कुछ ग्राउंड इनकर्जन भी पाकिस्तान ने की। अभी मैं इसको पूरी तरह एंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन शायद लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे कुछ एरिया भी पाकिस्तान ने लिया हुआ है, जो आई थिंक भारत अभी जो राइट लेफ्ट से मनूवरिंग कर रहा है कि जो खाली करें, तो बट इट हैज टू बी कंफर्म, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि एक खबर ये भी है कि रूस 2026 तक भारत को मज़ीद S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्राहम करेगा। इस सिस्टम की फराहमी से क्या आप समझते हैं कि भारत जो है वो जब सिस्टम मिल जाएगा तो खित्ते में जो एक बैलेंस है वो ख़राब तो नहीं होगा? ये मेरे ख्याल में 2 बैटरियां तो उनको चाहिए डेफिनेटली, जो तबाह हुई हैं या उसकी जो भी, बिकॉज वहाँ पे एक वॉइड था, दैट्स व्हाई लोग कह रहे थे कि अगला स्टेप फिर न्यू दिल्ली की तरफ बढ़वा। एक तो उन्होंने डेफिनेटली रिकूपरेट करना है, इसको कहते हैं, और इतना जल्दी आता भी नहीं है, साफ ज़ाहिर इसको ऑर्डर दिया गया होगा। और उसके अलावा अभी देखें उनकी अब रिक्वायरमेंट जो जिसमें चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, अभी आपने देखा होगा इनके विक्टर गाओ हैं जो जाते रहते हैं, चाइनीज स्कॉलर भी हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। भारतीय मीडिया में मैं देख रहा था और वहाँ पे बड़ा क्लियरली कहा जी कि बेसिकली पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की इंशाल्लाह गारंटी देते हैं, बिकॉज हमारे वो ब्रदर्स भी हैं, हमारा इंटरेस्ट है।
तो ये आई थिंक भारत को अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा थ्रेट है। लाइक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात हो रही है, बांग्लादेश में एक एयरबेस डेवलप हो रहा है जो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलके, मैंने वो विजिट किया, वो लाल मुनीर हट एक पुराना एयरबेस है, एक्टिवेट किया जा रहा है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर है। तो वहां भी अभी पता चला कि शायद डिप्लॉयमेंट करनी पड़े, बिकॉज अगर अगली जो वॉर है मेरे ख्याल में ये भी 2 फ्रंट वॉर होगा इंडिया के लिए, 3 फ्रंट, तो उनके लिए बड़ा सीरियस चैलेंज है। तो डेफिनेटली वो अपनी इस्तेदाद बढ़ाएंगे। मेन चीज ये है कि क्या पाकिस्तान की जो एयरफोर्स ने भी एज लिया है टेक्नोलॉजी में भी, और उस तरह से मिसाइल वॉरफेयर में, उसको भारत कितना जल्दी कवर करता है। बड़ी सख्त डिबेट हो रही है कि अभी क्या करें, ऑलमोस्ट हेल्पलेसनेस है। अभी रफाइल कंपनी जो है बनाने वाली दसॉ है, वो अभी इन साथ झगड़े पे नेशनल इंटरेस्ट में एक मैगजीन में छपा है मजमून, एक दूसरे के गले पकड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया, कम से कम हमें ऑडिट करने दें सो दैट वी कैन इम्प्रूव। बिकॉज अभी मार्केटिंग में इंडोनेशिया ने भी कह रही है कि पहले ऑडिट करें फिर हमें बताएं, इतने $बिलियंस की डील जो है। तो मेरे ख्याल में वेस्ट का जो प्रोविस था मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, एक वो चैलेंज हुआ, थैंक्स गॉड, अल्लाह की मेहरबानी से, और पाकिस्तान की आप कह लें एयरफोर्स और ग्राउंड और नेवल की जो महारत थी। ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर विक्टर गाव का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो इंडिया को धमकी भी लगा दी है कि अगर पाकिस्तान के साथ आपका पानी का मसला हल ना हुआ तो फिर मिसाइल बढ़ सकते हैं। जी आई थिंक देखें, पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक आई थिंक कन्वर्जेंस है, वो शायद इसको भी भारत तो सीधा सीधा कह रहे जी कि एक वन फ्रंट ही है। और राहुल गांधी ने कहा कि लुक एट द फोर्स अपोजिंग यू, सो मेनली पॉइंटिंग अभी, और उसमें आई थिंक दोनों साइड का इंटरेस्ट है क्योंकि ऑक्युपाइड कश्मीर का भी भारत ने जो किया 370 के एब्रिगेशन के बाद, तो वहां भी चाइना फिर एक फरीक बन के सामने आया है। तो दूसरा आई थिंक विक्टर गॉव ने बड़ी अच्छा मशवरा दिया जी कि ये नहीं हो सकता कि बिकॉज भारत अपर रिपेरियन नहीं है, नंबर 1 एक तो डिस्प्यूटेड है, जो आई थिंक DISPR ने भी कहा और मैं भी कहता हूँ कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर फिर 6 के 6 दरिया फिर ओपन हो गए ना, फिर जिसका जोर है वो करेगा, और फिर जो ऑक्युपाइड कश्मीर का फैसला होता है फिर आपको तो एक कतरा भी नहीं मिलेगा, वो तो सॉल्व होना है। चलो टेक्निकली कहें जी अपर रिपेरियन है, तो विक्टर गॉव ने उनको कहा जी आप नहीं है, यू आर मिडल रिपेरियन। सारे दरिया जो है स्पेशली सतलुज, ब्यास वगैरह का अगर आप देखें, इवन चनाब का दे ओरिजिनेट फ्रॉम, और फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो बहुत ज्यादा आप कह लें कि पूरी सिविलाइजेशन डिपेंड करती है हिंदुओं की वहां पे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये वो कहता है कि हम अपर रिपेरियन है टेक्निकली, यू आर मिडल रिपेरियन, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश। तो अगर आप पंगा करेंगे और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, देन वी हैव द ऑप्शन। आई थिंक ये इनकी मीडिया पे बड़ा चुभा उनको। सो दिस इज आई थिंक अ ग्रेट स्टांस। आई थिंक अगर आप कौमें देखें, हम यहाँ टर्की में है, जिन्होंने डायरेक्टली मदद की है उसमें चाइना, आई थिंक टर्की और अजरबैजान, एंड मॉरल सपोर्ट है। फिर बाय एंड लार्ज सबने रैली भी किया है इस्लामिक वर्ल्ड में, अफ्रीकन वर्ल्ड में, साउथ में, जो साउथ एशिया में सब कौमें हैं अभी आप सब खड़ी हैं। तो हर लिहाज से आई थिंक भारत की शिकस्त है। दे हैव टू रियलाइज कि ये अभी वो वाला दौर नहीं है, प्री 2019 इट्स अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, और अभी ना हम काउंट डाउन होंगे और ना ही अपने इंटरेस्ट को इस तरह जाने देंगे। आई थिंक जॉइंट चीफ ने बड़ी मानीखेज बात की इंटरव्यू में, जो शंग्रीला डायलॉग में, कि लास्ट टाइम अभी तो ठीक आप लोग आ गए पावर जो है आपने रोक लिया, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा जी डैमेज हो सकता है, हो चुका। सो उनका इशारा यही था अगर सर्वाइवल का मसला हुआ तो चीजें बहुत आगे चली जाएंगी, फिर आप आएंगे तो इधर हर चीज फारिग हो चुकी होगी। तो आई थिंक होश के नाखन लें। और जो इंस्टिगेट करने वाले हैं इजराइल है, फिर अमेरिकन लॉबी में लोग हैं, देखें ऐसे विंग किया उन्होंने कि ठीक है जी आपका आपस का मसला है, जब फैंटी पड़ी तो फिर ये आ गए अपना बचाने। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि यमनी फौज ने जो इसराइल में जितनी भी कंपनी है गैर मुल्की काम करने वाली और सरमायादार, उनको कहा है कि आप निकल जाएं क्योंकि हम मिसाइल हमले करने जा रहे हैं, और जब तक इसराइल बाज नहीं आएगा गज़ा में बमबारी करने से और जारियत का खात्मा नहीं होता है, ये मिसाइल हमले जारी रहेंगे। तो इसका आप क्या देखते हैं? जिसमें आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टांस है। आई थिंक डिस्पाइट के अगर आप देखें कि वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वटेवर जिस तरह उन्होंने कहा गया जी कि काफिर तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन तो बेतेग भी लड़ पाता है सिपाही, और उसमें जो कुछ अवेलेबल है, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो फिर उनकी एबिलिटी है कि वो बाबल मंदब को शट डाउन कर सकते हैं या वहाँ शिपिंग को अफेक्ट करते हैं। और आई थिंक अमेरिका ने भी उनके साथ बातचीत शुरू की। आई डोंट नो उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला है, लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने अभी देखें बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, डिस्पाइट के इसमें सीज फायर भी हुआ, अंडरस्टैंडिंग थी कि चीज़ें सेटल होगी, लेकिन नेतन्याहू जो है वो एक कॉन्टिन्यूस पॉलिसी पे चल रहा है, और उसने देख लिया कि शायद आदमी जमीन सोया हुआ वो इसी से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो कोई तो है फिर आई थिंक जिम्मेदारी ले रहा है।
इसराइल जो है अपने ओछत कंडों को बंद नहीं करता तो शायद ये इतना डिस्टेबलाइज ही रहेगा। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेतन्याहू ने तो ये दावा किया कि हमास ने अमरीकी पेश करदा जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके खसूसी एलची ने भी कहा है कि जंगबंदी की पेशकश पर हमास का जो रद्द अमल है वो नाकाबिले कबूल है। ये देखें, अभी मीडिया चूंकि मेनली तो वेस्ट ही कंट्रोल करता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है बाय एंड लार्ज जो है, क्योंकि हमास का अगर लीडरशिप का देखें एक डेफिनेटली इसमें लॉस भी हुआ है। चाहे विजय सिनवार थे, उससे पहले जो आई थिंक इस्माइल हनिया उनकी फैमिली को उनको शहीद किया गया और उन्हें टारगेट किया है इस लेबनान में लीडरशिप को बड़ा नुकसान पहुंचाया हिजबुल्लाह। तो ये एक फैक्टर है कि खबर किस तरीके से आ रही है, ऑन ग्राउंड क्या चीज़ें हैं, क्या पोस्टिंग हो रही है। तो चूंकि अभी कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि आप इस चीज़ को करें या जस्टिफाई करें या उसकी एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या चीज़ है, किस तरीके से बातचीत हो रही है। बाय एंड लार्ज वेस्टर्न मीडिया से ही हमारे जो भी इंफॉर्मेशन आती है, तो इस पर बड़ा मुश्किल है कमेंट करना कि देखें एक तरफ जो कर रहे हैं वो उसमें फलस्तीनियों के साथ डेली बेसिस पे हम देखा दोबारा एक आई वुड से एक हाई वेव है मिलिट्री ऑपरेशन की और जेनोसाइड की, जिसके अंदर बिल्कुल बेयारों मददगार लोग हैं। अभी तो वहाँ पे घर भी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत है कि वो लोग अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते। तो वहाँ पे एक टैक्टिक्स चल रहे हैं, तो उसमें भी देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बाकी डेफिनेटली इसमें रोल प्ले किया जा सकता है, मिस्र का है, जॉर्डन है, ओवरऑल ओआईसी है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, टर्की है। मिल के अगर हम आई थिंक अपना पावर रखें तो बड़ा कुछ हासिल हो सकता है। बट लेट्स सी अभी चीज़ें कैसे जाती हैं, बिकॉज इवन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी चीज़ें काफ़ी शिफ्ट हुई हैं और पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इस्लामिक वर्ल्ड इटसेल्फ कि अपने मसले खुद हल करें, और मे भी हमने एक दूसरे को मिल के ही सपोर्ट करना है। अदरवाइज देखें वेस्ट में आपका कोई बई खा नहीं है, थैंक्स गॉड कि आपके पास चाइना जैसे ब्रदर ममालिक हैं जो बिल्कुल साथ खड़े हैं रॉक की तरह। बट अगर इस्लामिक वर्ल्ड रियलाइज कर लेता है कि जी अपने मसाइल का भी हम हल कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसके खदोखाल आपने देखा है कि अभी पिछले 5-6 दिनों में नजर आए कम अज़ कम पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में, जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू किया है, तो वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में आप देखा है कि एक यूनिटी का एलिमेंट नजर आया, और शायद यही सिल्वर लाइनिंग है जो आगे जाके ओआईसी को भी इकट्ठा कर सकती है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी है उनका कहना है कि ईरान ने 2015 के जोहरी मुआहदे में अफजदा यूरेनियम जो है उसकी मुकर्रर सतह से 45 गुना जो है उसमें इजाफा किया है, जबकि ईरान ने इस रिपोर्ट को सियासी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं, ये तनाज़ा भी कुछ शिद्दत तो इख्तियार नहीं करेगा? जी अभी आई थिंक मेरे हिसाब में तो जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी करीब है, और आई थिंक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि दे आर वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर। ये ज़रूर है कि वो हमेशा कहते हैं कि पीसफुल उसके लिए है, पर्पस के लिए, और क्योंकि उसके रीजन के ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन अगर इसराइल का अगर आप देखें जहाँ पर इसको ओपन छूट है, डिक्लेयर्ड टेक्निकली न्यूक्लियर पावर्ड है, और उसके बाद वो दंदनाता फिरता है, जुल्म कर रहा है, तो उसके काउंटर के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक्चुअली आई फील कि इट शुड बी अ जॉइंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी हो, और जो बड़े मालिक हैं, चाहे ईरान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, पाकिस्तान, एक अम्ब्रेला के नीचे काम करे, ताकि इस तरीके से जैसा कभी भारत आपको धमकियां देता है, कभी इसराइल से, कभी वेस्ट अंडरमाइन करता है, तो चीज़ें उस तरफ जाएंगी। बाकी आई थिंक गुड थिंग वाज कि जब शहबाज शरीफ साहब गए तो उन्होंने सपोर्ट किया कि जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि हम सपोर्ट करते हैं। तो चीज़ें अभी शिफ्ट हो रही हैं। आई थिंक नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि अगर आप स्टांस लेते हैं हक के ऊपर, और इवन अगर मीडियम लेवल की पावर है और भारत को अगर आप नाको चने चबवा सकते हैं, तो उसमें बड़ी इंकरेजमेंट हुई है। टर्की में तो पाकिस्तान को सुपर स्टेट कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं जी कि, और वो पहले ही कह रहे थे जी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता फॉल करता है तो इस्लाम फॉल करता है, हम नहीं होने देंगे। और बड़ा इस वक्त सेंटिमेंट है, 3 ब्रदर्स की बात हो रही है, टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, अगर ईरान शामिल होता है और सेंट्रल एशिया, तो ये डेफिनेटली वेस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा ब्लॉक हमारा जो कहते हैं, जस्ट इमेजिन कि चाइना भी इसके साथ कन्वर्ज कर रहा है, तो वेस्ट के लिए भी आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज आगे बनेगा। मेनली है कि हमने इकट्ठा होना है, और आई थिंक ओआईसी शुड रियलाइज कि अल्टीमेटली इसी में फ़ायदा है। बाकी आप ट्रेड भी करें, आप बिजनेस करें, बट नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल जो इस्लाम के। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार खान साहब। नाज़रीन, आपने ब्रिगेडियर साहब की कुछ सुनी। उनका कहना है कि इस्लामी ममालिक को बिलाहर इकट्ठे होना है, और इकट्ठे हो के ही ये वेस्ट का मुकाबला कर पाएंगे। अब वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हज
और कुर्बानी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ आलम दीन जनाब अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्हज का महीना जो है, इसका पहला अशरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस अशरे को हमें किस तरह से गुजारना चाहिए, हज के मसाइल क्या हैं, और हज पे ना जाने वाले मुसलमानों के लिए अपने अपने इलाकों में अपने अपने घरों में रह के किस तरह से इस अशरे में इबादत करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे कुर्बानी के हवाले से भी बात करेंगे। और सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब। थैंक यू वेरी मच अल्लामा साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि जो हुज्जाज किराम वहाँ पे तशरीफ़ ले गए हैं हरमैन शरीफैन, वो तो माशाल्लाह वहाँ रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान वहाँ पे नहीं जा रहे या नहीं जा सके, उनको इन पहले 10 दिन किस तरह से गुजारने चाहिए? ये ज़िलहज के पहले अशरे में मुसलमानों की रूटीन क्या होनी चाहिए? देखा, ये बुनियादी तौर पर इंसान को पैदा ही इबादत के लिए किया गया है, लेकिन बाद औकात ऐसे होते हैं, बाद अय्याम ऐसे होते हैं जिसमें इबादत की फजीलत खसूसियत से बहुत बढ़ जाती है। जैसे ताक रातें हैं हमारी रमज़ान मुबारक की, उनके अंदर अल्लाह ताला की इबादत का अजर बहुत ज़्यादा है। इस तरह अगर अब अय्याम की बात करें, दिनों की बात करें, तो पूरे साल का कोई दिन भी अय्याम ज़िलहिज्जा की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकता। इन अय्याम के अंदर अल्लाह ताला का कफ़रत से जिक्र करना, उसकी इबादत करना, तकबीरात कहना, दुआ करना, यह खसूसियत से जो है ना एक उसकी बड़ी एक अहमियत है। और बिलखसूस जो आपका 9 तारीख का रोज़ा जो है ना, उसके रखने के साथ अल्लाह तबारक व तआला आपके गुज़श्ता एक बरस गुनाहों को भी माफ़ कर देता है और आइंदा एक बरस गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। हाजी जो होता है उसके तो पूरी ज़िंदगी गुनाह माफ़ हो जाते हैं ना, और वो इस तरह हो जाता है जिस तरह आज ही अपनी माँ के घर पैदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर रहने वाला बंदा जो इस वक्त हज के ऊपर नहीं जा सका, अगर वो 9 ज़िलहज जो है उसको सही तरीके से अल्लाह की बंदगी में गुजारता है और खसूसियत से अल्फाज कहता है जो हर नबी ने किए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से रोज़ा रखने की बरकत के साथ अल्लाह तबारक व तआला जो उसे गुज़श्ता एक साल के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और आइंदा एक बरस के गुनाहों को भी माफ़ कर देते हैं। और फिर ये जो है ना अगला दिन जो यौमुन नहर है, ये एक खसूसी अहमियत का दिन है। इसकी इस एतबार से एक इम्तियाजी हैसियत है कि इसके अंदर एक ऐसी इबादत को हम बजा लाते हैं जो बाकी अय्याम में नहीं होती। बाकी अय्याम में रुकू होता है, सजदा होता है, नफली रोज़े होते हैं, सदक़ात होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो एक तरीका रखा है, वाली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, कि अल्लाह ताला का नाम जो है चौपायों के ऊपर भी लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर के ऊपर जो है ना एक इसको मुसलमानों के लिए जो है ना एक मुकर्रर कर दिया बतौर इबादत। और इस कुर्बानी की तारीख में एक नई रूह और नया रंग जो है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने भर दिया। जब इन्हें अल्लाह ताला ने सपना दिखलाया कि आप अपने बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, तो आपने अपने बेटे को मुहातिब होकर ये बात कही, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहू का फंजुर मादा तरा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा तेरे गले के ऊपर छुरी चला रहा हूँ, तो आपकी क्या राय है? तो उस मौके पर सैयदना इस्माइल ने कमाल जवाब दिया, कहा या बातिफ़ल मा तो उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, बाबा जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है आप उसमें अमल कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो फलम्मा असलमा, अब हम जो है ताबेदारी जब इख्तियार करते हैं तो हमारी ताबेदारी में शुक्म होता है, उसके अंदर बड़े खोट होते हैं, लेकिन यह ताबेदारी की इंतहा है कि बाप के हाथ में छुरी मौजूद है और बेटा जो अपनी गर्दन को सामने किए हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुर्बानी को इस अंदाज में कबूल किया कि अल्लाह ने दिल की नीयत को भी कबूल कर लिया, सैयदना इस्माइल को ज़िबा होने से भी बचा लिया। इसका मतलब यह है कि बुनियादी तौर पर सैयद अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद तकबीरात पढ़ना, इसकी क्या, इसके बारे में हुक्म क्या और इसकी अहमियत क्या है, फजीलत क्या है? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि फ़र्द नमाज के बाद तकबीरात तो आम दिनों में भी कहनी चाहिए, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, ये तो आम दिनों की बात भी है। लेकिन जब ये याम दिल हिज्जा आता है तो बिलअमूम तकबीरात क्यों की जाती हैं, इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में बात करी तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी है, अल्लाह ने तुम्हारे पे इनामात किए हैं, अल्लाह ने तुम्हें कुर्बानी का मौका दिया है, तो इस मौके के ऊपर जो है ना तुम्हें जो अपने जो है ना इबादत करते करते खसूसियत तकबीर कहनी चाहिए। इसमें अल्लाह की किबरियाई का इज़हार। और आप ये बात देखेंगे पूरा जो अय्याम है इनमें तकबीर की एक खसूसी अहमियत है, और फिर ये अपने क्लाइमेक्स में उस वक्त पहुंच जाती है जब जानवर एक गले के वो छुरी चलाते हैं, आप कह रहे होते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उस मौके पे आप ये बात कह रहे होते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ कुर्बान है।
और उस मौके पे जो असल चीज जो अल्लाह को मकबूल होती है वो खून बहाना या गोश्त काटना नहीं होता, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तकवा होता है, अल्लाह ताला की हशीयत होती है, वो अल्लाह को असल मतलूब होती है। अल्लाह यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को तुम्हारे काटे जाने वाले गोश्त की और तुम्हारे भाई लहू की जरूरत नहीं, बल्कि उसको तुम्हारे दिल के तकवा की जरूरत है। और ये खसूसियत है जो योम ईद होता है ना, उस दिन तकबीरात कहना जो है ना उसकी बहुत ही अहमियत हो जाती है। तकबीरात कहते हुए ईदगाह की तरफ जाना और तकबीरात कहते हुए ईदगाह से वापस आना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये तकबीरात सिलसिला जो होता है ना तमाम अय्याम तशरीक में जो है ना वो जारी और सारी रहता है, यानी ईद के चौथे दिन तक मगरिब की नमाज तक ये तकबीरात सिलसिला जो है ना इसको जारी और सारी रहना चाहिए। तो ये तकबीरात दर हकीकत हमें इस बात के माइल करती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़े हैं, अपनी हर चीज़ को हम उसके ऊपर तज करने के लिए कुर्बान है, और हम हर चीज़ को उसके जो है ना हुक्म के ऊपर जो है ना उसको इसके लिए जो है ना अपने लिए जो कुर्बान करने के लिए, उसके हुक्म को बजा लाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। तो हमारी ख्वाहिश को भी उसके ताबे होना चाहिए, हमारी मोहब्बतों को भी उसके ताबे होना चाहिए, हमारे खौफ वाले मामलात को भी उसके ताबे होना चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि कुर्बानी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इस बात पे मखमसे का शिकार होते हैं कि क्या भैंस की, भैंसे की, कट्टे की कुर्बानी भी जायज़ है या नहीं? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात यह कि एक ऐसा मसला जिसमें उलमा अरसा दराज से मुख्तलिफ आरा रखते हैं, लेकिन मैं इसमें इल्मी दलील से पहले आपको एक असूली बात करूंगा। असूली तौर पर जिन जानवरों का जिक्र आया कुरान मजीद में, जिनको ज़िबा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और आपके अहलुल बैत में, उनमें भैंस शामिल नहीं है, उनमें गाय शामिल है। बैल और गाय जो है ना करना ये सुन्नत तरीका भी है, और जो अल्लाह ने कुरान की जिन जानवरों का जिक्र किया उनके अंदर भी है ना गाय और बैल का जिक्र है। लेकिन अगर मंडी का जानवर मौजूद ही ना हो सिरे से, और कोई बंदा चाहे कि यहाँ पे गाय चूंकि मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल मफकूद हो चुकी है, तो फिर भैंस की कुर्बानी की गुंजाइश निकलती है। लेकिन जब अवेलेबल हो गाय, तो मैं ये बात समझता हूँ जब अवेलेबिलिटी उस जानवर की मौजूद है जिसका जिक्र कुरान में आया या जिसका जिक्र पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आया है, तो उस मौके के ऊपर उस जानवर को जिसको आप कयास कर रहे हैं असल जानवर के ऊपर, मैं समझता हूँ असल जानवर करना चाहिए, और जिस जानवर कयास किया जा रहा है उससे रुकना चाहिए उन अय्याम में जबकि गाय बैल मंडी में मौजूद हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि किन लोगों पर कुर्बानी फ़र्ज़ है और किन पे फ़र्ज़ नहीं है? इस महंगाई के दौर में क्या ये बात ठीक है कि जो बंदा पेट भर के खाना खाता है उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है? देखिए जी, मैं आपको छोटी बात बताऊँ, अगर आपके अखराजात करने के बाद और आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद आपके इतने पैसे बच जाते हैं, बकरा खरीद सकते हैं, तो लाजमन करना चाहिए। अगर आप फिर भी अपने ज़रूरियात जुमला पूरी करने के बाद आप जो हैंड टू माउथ ही रहते हैं, तो ज़ाहिरी बात है हैंड टू माउथ बंदे के ऊपर तो कुर्बानी का तकादा नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं तो समझता हूँ वो तो इस बात का मुस्तहिक है कि उसके कुर्बानी का गोश्त पहुँचाया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतने रिसोर्सेज दिए हैं कि आप बिजली का बिल अदा करने के बाद, पानी गैस का बिल अदा करने के बाद, अपने बच्चों को नॉर्मल खाना खिलाने के बाद इस पोजीशन में आपके 50,000 60,000 रुपए की बचत फिर भी मौजूद है, तो उस सूरत में कुर्बानी से जो है ना अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फसल रब्बी का वनहर कह के इसका हुक्म दिया है, और कुरान मजीद के अंदर भी ये बात कही गई वाली कुल्ली उम्मतिन जलना मन सकन, कि हर उम्मत के लिए कुर्बानी को जो है ना मुकर्रर किया गया है। जो चीज़ अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है, जिसका हुक्म अल्लाह ने खुद कुरान में भी दे दिया है, और जिसके बारे में नबी ने बकाया तौर पर वईद किया कि जिस बंदे में वुसअत हो और कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, इससे बड़ी वईद क्या हो सकती है? बाद लोग इसको सुन्नत मौक़दा कहते हैं, लेकिन उलमा की एक जमात जो हमेशा से इसके वजूब और फर्दियत की कायल है, और मैं भी इसी राय का कायल हूँ कि जिस बंदे का वुसअत हो उसे हर सूरत कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि बाज़ लोगों का ये भी मानना है कि जी कुर्बानी जो है वो सिर्फ यही नहीं कि आप जानवर कुर्बान करें, अगर कोई गरीब है, मुस्तहिक है, आप उसको भी अगर वो कुर्बानी के पैसे से उसकी मदद कर दें तो ये भी कुर्बानी है। क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? नहीं, इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। देखिए, जो खैर का काम है ना उसकी अपनी अहमियत और अपनी अफादी अपनी का बरकरार रहेगी। अल्लाह ने कुरान में कहा वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो भी तुम खैर का काम करोगे लाज़मन उसको अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। किसी मकरूज के कर्ज को उतारना या किसी बच्ची की शादी करना या किसी यतीम की कफालत करना, ये अपनी जगह नेकी का काम है, अपनी जगह खैर का काम है, लेकिन ये खैर का काम कुर्बानी का मुतबादल नहीं हो सकता। अगर हम इस तरह कुर्बानी को या हज को या उम्रे को या दीगर मामलात के मुतबादल के तौर पर चीज़ों को इख्तियार करना शुरू करें तो उनकी अपनी अहमियत बिल्कुल मादूम हो जाएगी। मेरे पास पैसे में हज करने जाने लगा हूँ, लेकिन कोई बंदा कहता है जी सामने बंदा जो है ना उसको नीडी है उसको हेल्प कर दे, और मैं हज करने नहीं जाता, तो मेरा फर्ज साकत रहेगा, मेरा फर्ज नामुकम्मल रहेगा। मुझे हर सूरत अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। और आप
और आपकी मतलब ये बात भी रखना चाहता हूँ, आपके तवज्जुह से ये बात सामीन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि खैर के काम तमाम के तमाम बजा लाएं और किसी खैर के काम को अंडरमाइन ना करें, हर एक की हेल्प करें, लेकिन कुर्बानी को अपनी जगह जो है ना उसको बरकरार रखें। बहुत शुक्रिया अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब, आपने अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना है, अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।